गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, हम अपनी हिंदी ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक हैं सिनेमा, उससे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे आज। इसके जो पहले वाले टॉपिक थे रेडियो और टेलीविज़न, वो हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए आज हम सिनेमा से शुरू करते हैं। जहाँ तक सिनेमा का प्रश्न है तो ये भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से भी सूचनाएं आम नागरिकों तक पहुंचाई जा सकती हैं, एक मैसेज कन्वे किया जा सकता है। लेकिन क्या है सिनेमा के बारे में कि ये सीधी तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता है, या यूं कहें कि डे बाय डे हमें सूचना देने का काम नहीं करता है, बल्कि परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद ये आता है कि जहाँ तक सिनेमा के आविष्कार का प्रश्न है तो इसका जो क्रेडिट है वो जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1883 में एक प्रयोग किया था, किसकी खोज करके, मिनेटिस्कोप की खोज करके इन्होंने एक प्रयोग किया था। उसके बाद 1894 में फ्रांस में दुनिया की पहली फिल्म बनी थी जिसका नाम था अराइवल ऑफ ट्रेन, द अराइवल ऑफ ट्रेन। इसके बाद तो जैसे जो सिनेमा की टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी के साथ हुई। ठीक है। जहाँ तक इंडिया की बात आती है तो इंडिया में 1913 में पहली मतलब जिसे बोलते हैं मूक फिल्म, बिना साउंड के जो फिल्म होती है, मूक फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, और इसको दादा साहब फाल्के जी ने बनाया था। इसके बाद 1931 में आलम आरा नाम से पहली बोलती फिल्म बनी थी सिनेमा की, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद 1931 के बाद तो सिनेमा में फिल्में बनने का एक दौर सा शुरू हो गया। और जहाँ तक आज़ादी की बात है तो आज़ादी की टाइम में जो फिल्में बनती थी उनका मेन मोटिव क्या होता था, लोगों को सामाजिक जो आंदोलन है चल रही हैं देश में उसके बारे में अवगत कराना, उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करना, ये मेन मोटिव था। ठीक है। बट 70 के दशक में ये भावना कहीं खो गई थी। बट 80 के दशक, 70 और 80 का जो पीरियड था वहाँ पे जो फिल्म निर्माता थे उन्होंने क्या महसूस किया कि जो सिनेमा है वो क्या होना चाहिए, लोगों में चेतना फैलाने वाला, उसे व्यवहारिक रूप देने वाला, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। मीन्स जो भी हम फिल्में बनाएं वो लोगों को प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। और यहीं से समानांतर सिनेमा है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है। तो समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन का रूप ले लिया था, लेकिन जैसे ये है ना कि थोड़े टाइम के बाद फिर से ये सुस्त पड़ गया, फिर से मतलब कला फिल्में या समानांतर फिल्में बनने की बजाय ऐसी फिल्में बनने लगी जो लोगों की लोकप्रियता पर आधारित होती थी कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, इसके ऊपर फिल्में बननी शुरू हो गई। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लोगों को प्रेरणा देने की बजाय जो सिनेमा है वो एक व्यवसाय बन चुका था। ठीक है। मतलब सिनेमा पर जो बिज़नेस, आप ये बोल दीजिए कि बिज़नेस पर्पस से फिल्में बनने लग गई, और फिल्मों में हिंसा, रोमांस और एक्शन वगैरह इस तरह की फिल्में ज़्यादा बनने लगी। लेकिन सिनेमा में हम ये कहें कि जैसे कला फिल्मों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कला फिल्में बननी चाहिए जो लोगों को प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए, लेकिन लोकप्रिय फिल्में भी बनने लगी जिनमें लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता था कि लोग किस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। उसके बाद पारिवारिक फिल्में भी बहुत ज़्यादा बनने लगी। पारिवारिक फिल्में क्यों ज़्यादा बनती थी? क्योंकि पारिवारिक फिल्मों से आम दर्शक जुड़ा हुआ था। वो आम दर्शक गाँव में रहने वाला भी हो सकता है या शहर में रहने वाला साधारण आदमी भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो कहानी फिल्म में दिखाई दे रही है वो शायद उसकी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, इसलिए ऐसी फिल्में भी बहुत बनी। लेकिन जहाँ तक ये बोला जाए कि जैसे फिल्म एक बिज़नेस बनकर रह गया, सिनेमा एक बिज़नेस बनकर रह गया, इसके बावजूद भी इंडिया में हर साल 800 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं। तो हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि जनसंचार का मैसेज कन्वे करने में सिनेमा ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे डे बाय डे जो फिल्में बनती हैं, जैसे आमिर खान की जो फिल्म आई थी 3 इडियट वगैरह, या तारे ज़मीं पर, वो एक मैसेज कन्वे
कन्वे कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए पढ़ने के लिए। हर स्टूडेंट्स के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन होती है, कोई ऐसी बात ज़रूर छुपी हुई होती है जो उसकी क्वालिटी को शो करती है, और हमें बच्चे को अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ करने देना चाहिए, ठीक है। और या फिर लगान वगैरह जो फिल्में आई थी वो कोई ना कोई मैसेज ही कन्वे कर रही थी, ठीक है। उसके बाद टर्न आती है इंटरनेट की। इंटरनेट की तो नाम से ही सभी को पता चल जाता है कि ये जनसंचार में कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अखबार में जैसे हम सिर्फ पढ़ती हैं, रेडियो पर सिर्फ सुनती हैं, टीवी पर हम ये तीनों चीज़ें कर सकती हैं, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस टाइम ये न्यूज़ टेलीकास्ट की जाएगी। लेकिन इंटरनेट पे सिर्फ एक क्लिक से आप जब चाहें सारी अपडेट्स देख सकती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे आप घर बैठे या कहीं पे भी आप सफ़र कर रहे हो, कहीं पे भी क्यों ना हो, आप ये सारी चीज़ें देख सकती हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो इंटरनेट जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए या शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं, वहीं पे इसकी क्या है, कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो क्या है कि इसमें लाखों पन्ने जो हैं वो अश्लीलता से भरे हुए होते हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी इसकी खामी क्या है कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अब दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, मान लो कोई नेट बैंकिंग कर रहा है और किसी उसकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड पता है, तो हो सकता है वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक जैसे मैंने ये बताया था कि ये भी जनसंचार का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट माध्यम है, जैसे हम इंटरनेट की बात करें कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे डे बाय डे आपको अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, एनी टाइम आप कोई भी अपडेट सर्च कर सकती हैं। इसके अलावा मान लो किसी की प्रॉब्लम को, मान लो कोई सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है, और वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, तो इंटरनेट के थ्रू लोग मतलब जो उस चीज़ से जुड़ी होती हैं, जो रिपोर्ट्स लोग वो उस चीज़ को नोट कर रही होती हैं, वीडियो अपलोड करके डालते हैं, ताकि एवरी पर्सन, चाहे वो सिटी के अंदर बैठा हो, सिटी के बाहर बैठा हो, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करे कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, और वो इसको मतलब स्ट्रेस दे सकते हैं कि गवर्नमेंट पे आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, कि ये जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। जैसे रिसेंटली हम किसका एग्जांपल देखते हैं, सुशांत सिंह का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि शायद सुशांत सिंह के केस के बारे में अगर मान लो मीडिया या इंटरनेट इतना इफ़ेक्टिव रोल नहीं निभा रहा होता तो शायद उन चीज़ों का पता नहीं लग पाता। जैसे व्हाट्सएप चैट वगैरह उनकी रिकॉर्ड की हुई मिल गई है, ठीक है, और भी ऐसे मैसेजेस हैं जो दिखाए जा रहे हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि ये पॉसिबल किसके थ्रू हुआ, इंटरनेट के थ्रू ही हुआ ना। इट मीन्स अगर मीडिया इतनी इफेक्टिव नहीं होती, वो ये सारी चीज़ें अपलोड नहीं करती, तो शायद हर एक पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि इंटरनेट भी जो है एक इफ़ेक्टिव माध्यम है। उसके बाद आता है कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या है। अब जनसंचार माध्यमों की जैसे हर एक माध्यम की अपनी विशेषता है, तो कुछ क्या है, कमियां भी हैं। जैसे हर किसी को जो पेपर पढ़ती हैं, अगर वो पेपर नहीं पढ़ लेती हैं तो दिन भर की न्यूज़ उन्हें मिलती ही नहीं है। ठीक वैसे ही रेडियो सुनने वालों को रेडियो की आदत पड़ जाती है, बिकॉज़ वो इससे देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी उन्हें जो है वो मिलती रहती हैं, ठीक है। जहाँ तक इंटरनेट का है या हम ये बोलें सिनेमा टीवी वगैरह का है, उससे भी क्या है, लोगों की नॉलेज ही इंक्रीज़ होती है। नॉलेज किस चीज़ में इंक्रीज़ होती है, जैसे हम कोई लोग इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, मान लो उनसे क्या है कि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। मान लो उन्होंने टिकट बुक करनी है कहीं जाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा उस प्लेस पे जाके ही टिकट बुक करे। वो फ़ोन के जो भी ऐप्स होती हैं उनके थ्रू ऑनलाइन भी बुकिंग हो सकती हैं, या उस जगह जाने से पहले ही वो होटल वगैरह रूम्स वगैरह पहले से ही बुक कर लेती हैं। या स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपनी स्टडी से रिलेटेड या और कोई इन्फॉर्मेशन अपने बोर्ड के रिगार्डिंग उन्हें चाहिए, तो वो साइट्स पे जाके सर्च मार सकती हैं एनी टाइम। मीन्स पर्सन टू पर्सन पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली एक सर्च से ये सारा कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनेट है ना, जो जनसंचार के माध्यम है, उन्होंने हमारी जीवन शैली को हम यूँ कहीं की पूरी तरह चेंज कर दिया, या हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि ये एक उत्पाद बन गया है,
ठीक है। और ये उत्पाद का मतलब क्या है कि हमारी ज़रूरत बन गई है, जिस उत्पाद के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। उसके बाद टर्न आती हैं कि जो जनसंचार के माध्यम हैं उनकी संभावनाएं और खतरे क्या क्या हैं। अब संभावनाओं की जहाँ तक बात है तो एक उचित दिशा देकर, मतलब जो भी आप माध्यम यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, सिनेमा यूज़ कर रही हैं, वो बिज़नेस पर्पस से ना होकर वो लोगों को एक उचित दिशा भी दे सकती हैं, उसे प्रगति की तरफ भी मोड़ा जा सकता है। मीन्स जैसे जो विज्ञापन वगैरह दिखाए जाते हैं वो ऐसे दिखाए जाए जो रियलिटी से जुड़े हुए हो, उसमें झूठ कुछ भी ना हो, या लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कम से कम हो या ना ही की जाए। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जैसे ये लोगों को डे टू डे अवेयर करते रहे, सरकार के कामों के बारे में बताते रहें। जैसे जो तहलका कांड हुआ था, ये ऑपरेशन दुर्योधन था, या फिर चक्रव्यूह जैसे जो ऑपरेशन जनसंचार के माध्यम से किए गए थे, इससे लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिली थी। ठीक है। और जहाँ तक इसकी कमियों की बात है तो इसमें काल्पनिक और लुभावनी कथाओं का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसी कहानियाँ दिखाई जानी चाहिए जो रियलिटी से बिलोंग करती हो। ठीक है। इसके अलावा असामाजिक व्यवहार को नहीं दिखाना चाहिए। असामाजिक व्यवहार का मतलब जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको गिराने वाली चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। इसके अलावा जो सभी वर्गों के हित से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जानी चाहिए, ताकि इसका लोगों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि हर माध्यम की अपनी कमियां हैं, अपनी विशेषता हैं। डिपेंड किस पे करता है, देखने वाले पे या उस पे, उसको यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसे क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इनका काम तो लोगों को जागरूक करने का है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो जनसंचार माध्यम है उनके बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने की बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं हमें उसको फॉलो करने की बजाय पहले सोचना ज़रूर चाहिए कि वाकई में ये रियलिटी से बिलोंग करती हैं या वैसे ही फेक दिखाया जा रहा है। मीन्स हमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन जनसंचार माध्यम, चाहे हम समाचार पत्र पत्रिकाएँ हों, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, इंटरनेट हो, इनके इम्पोर्टेंट रोल प्ले को भी झुठलाया नहीं जा सकता है। तो आज के हमारी वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि से मुद्रण तक का सफ़र कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और क्वेरी है आपकी कोई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।